नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम केवीएस पीजीटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इस क्लास में हम वितान की प्रैक्टिस करेंगे। वितान भाग 1 की, जो कक्षा 11 के लिए आधार पाठ्यक्रम है हिंदी का। और इसमें हम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि कुमार गंधर्व की रचना है, राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि अनुपम मिश्र की रचना है, और आलो अंधारी बेबी हलदर की रचना है। इससे प्रश्नों को देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं साथ में आंसर भी पढ़ती जाऊंगी, तो आप इसको ईयरफोन लगाकर सुनकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी। इस वीडियो के बाद आपकी एक और क्लास हो जाएगी, जो कि होगी वितान भाग 2 पर। तो इन दोनों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से मजबूत करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले हम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर से प्रश्न देख रहे हैं और पहला प्रश्न है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा दीनानाथ। इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था आप लोगों से। अगला प्रश्न है कि लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नूरजहां इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सितार वादन में। अगला प्रश्न है कि लता जी की प्रसिद्धि किस कारण थी? तो वो उनके गाने के कारण थी, गानपन। अगला प्रश्न, इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नादमय उच्चारण। अगला प्रश्न, लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? सही हो जाएगा इसका द्रुत लय। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए? सही हो जाएगा इसका सही उत्तर ऊंची पट्टी। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार की ताल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है परिष्कृत। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गंभीरता। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है? और इसका सही उत्तर है लोक संगीत धुन। अगला प्रश्न कि हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आत्मसंतुष्ट। अगला प्रश्न है कि चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका लचकदार। अगला प्रश्न है कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा लोक संगीत धुन। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? सही उत्तर है इसका रंजकता। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय पश्चात पैदा होता है? सही उत्तर है सदियों बाद। अगला प्रश्न, इस पाठ का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा लता जी का परिचय देना। अगला प्रश्न है कि पर्जन्य का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा बादल। अगला प्रश्न, लता किस संगीत की अनभिषिक्त सामग्री है? सही उत्तर हो जाएगा चित्रपट संगीत की। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया है? सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। कुछ वन लाइनर प्रश्नों को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इनसे और भी ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे कि इस पाठ के लेखक कौन है? तो ये है कुमार गंधर्व। पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी है? तो उन्होंने उन्हें चित्रपट संगीत की बेताज स्वर सामग्री कहा है। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न आ चुका है, दीनानाथ मंगेशकर नाम था। लेखक कुमार गंधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी? तो उन्होंने रेडियो पर सुनी थी। लता से पहले किस प्रसिद्ध गायिका का ज़माना था? तो वो थी नूरजहां। श्री विलायत खां किससे जुड़े थे? सितार वादन से। लता जी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? यानी उनके गानों का गानपन, गानों में मधुरता। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? कोमलता, निर्मलता, मुग्धता। लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? तो वो है द्रुत लय। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का होता है? सही उत्तर है प्राथमिक अवस्था का। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जल्द लय और चपलता। है कि चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया गया है? तो वह है सुलभता और लोच को, यानी लचीलापन को।
अगला प्रश्न है कि चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आधे तालों का। तालों ये बंद करने वाला ताला नहीं है, ताल है संगीत वाला। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोक संगीत। लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। प्रश्न है कि हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? सही उत्तर है आत्मसंतुष्टि। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? तो लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना। अगला प्रश्न है कि चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? सही उत्तर है श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण। प्रश्न है चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सामग्री है। यहाँ पर अनभिषिक्त का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा बेताज, अनक्राउनेड। अगला प्रश्न है कि लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? सही उत्तर है लता मंगेशकर को। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा फिल्म, चलचित्र के संगीत को चित्रपट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? क्योंकि उनके गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता है। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई थी। आगे हम राजस्थान की रजत बूंदे जो कि अनुपम मिश्र की रचना है, इससे प्रश्नों को देखते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक कौन है? वो है अनुपम मिश्र। कुई की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? सही उत्तर है 30-35 हाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुई शब्द से क्या तात्पर्य है? सही अर्थ है इसका छोटा सा कुआं। अगला प्रश्न है कि कुएं की खुदाई किससे की जाती है? सही उत्तर है बसौली से। जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे बसौली कैसी होती है। सही उत्तर है चेलवाजी अपने सिर। अगला प्रश्न है चेलवाजी अपने सिर पर किस प्रकार की टोप पहनते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, यानी वो कांसे का होता है, पीतल का भी होता है या किसी अन्य धातु का भी होता है। अगला प्रश्न है कि चेलवाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा चेजारो। अगला प्रश्न कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर नीचे क्या फेंकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका रेत, वो रेत फेंकते थे। अगला प्रश्न है कि बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? सही उत्तर है 150-200 हाथ। अगला प्रश्न बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? सही उत्तर है खारा, जबकि वहीं कुएं का पानी मीठा होता था और पूरे दिन में बस 2 या 3 बाल्टी ही पानी उससे निकल पाता था पीने के लिए, मीठा पानी। अगला प्रश्न है कि जहां लगाव है वहां अलगाव, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अलगाव भी होता है। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 3 रूपों में बांटा है। अगला प्रश्न है कि उपलब्ध पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो वह है पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? सही उत्तर है इसका रेजा, रेजा शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 5 हाथ के व्यास वाली कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए होता था? सही उत्तर है इसका 15 हाथ। अगला प्रश्न कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता था? सही उत्तर है लकड़ी से। अगला प्रश्न गहरी कुई से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उसको गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं और फरेड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरो की ढाड़ी को लोग किस नाम से जानते थे? सही उत्तर है 6 BC। अगला प्रश्न कुछ वन लाइनर प्रश्न है इसी पाठ से, जैसे कि इस पाठ के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे अनुपम मिश्र। कुएं शब्द का क्या अर्थ है? कम व्यास या बहुत ही छोटा कुआं। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि कम मात्रा का पानी ज्यादा फैले नहीं और ऊपर आसानी से निकाला जाए, भाप बनकर उड़े भी नहीं। कुएं का पानी कैसा होता था? तो वो मीठा और पीने योग्य होता था, जिसे रेजाड़ी पानी भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि मीठा पानी को पाठ में क्या कहा गया है? तो उसको रेजाड़ी पानी कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसका चेजारो या चेलवाजी। राजस्थान के किन इलाकों में कुइयां बनती हैं? सही उत्तर है कि जहां रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। रेत के सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है? सही उत्तर है 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ तक। कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? 30-35 हाथ। किससे की जाती थी खुदाई? बसौली से। कुआं क्यों बनाया जाता था? भूजल को पाने के लिए, यानी जमीन में जो पानी है उसको पाने के लिए। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। चिजारो अपने सिर पर किस प्रकार की टोपी पहनते हैं? तो वो है कांसे, पीतल तथा अन्य किसी भी धातु से बना हुआ टोप। कुएं की गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे क्या फेंकते थे? तो वह रेत फेंकते थे। पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? रेजा शब्द का प्रयोग हुआ है। चेजो किसे कहते हैं? कुएं की चिनाई के काम को चेजो कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती, वहां कुएं को किससे बांधा जाता है? सही उत्तर है खींप की रस्सी से। अगला प्रश्न है कि कुछ जगहों में कुएं के भीतर चिनाई किन पेड़ की लकड़ियों से की जाती है? सही उत्तर है अरड़ी, बड़ बाबल, कुम्बट या आक की लकड़ी से। इसको भी याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंच प्रथा क्या है? तो यह कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा है। इसको कहते थे आंच प्रथा। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता था? लकड़ी के ढक्कन से। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता था? छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से। चड़स किससे बनाए जाते थे? मोटे कपड़े या चमड़े से। चड़स के मुंह पर क्या बंधा होता था? लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता था, ताकि वो डूब जाए, जिससे पानी उसमें से आसानी से ऊपर आ सके। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? उसको घिरनी, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। तो इन चारों शब्दों को आप लोग याद रखिएगा। कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है? तो वो गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। कुएं पर किसका अंकुश लगा रहता है? तो वह ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलती है? तो वो है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खडेरों की ढांडी में कितनी कुइयां थी? तो 120। इसको भी आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा इसको। जैसलमेर जिले के खडेरों की ढांडी गांव को लोग किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे 6 बीसी, यानी 6 गुना 20 नाम से जानते थे। अगले जो प्रश्न है वो आलो अंधारी बेबी हालदार जो पाठ है उससे लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बेबी हालदार। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो उनके 3 बच्चे थे। अगला प्रश्न है कि बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी? तो सुनील ने। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार से पहले तातूस के घर काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था? सही उत्तर है 800। बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली की उम्र क्या थी? 35 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है कि बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? सही उत्तर है इसका 7वीं कक्षा तक। अगला प्रश्न, तातूस के बच्चे तातूस को क्या कहकर बुलाते थे? सही उत्तर है इसका तातूस। तातूस का अर्थ होता है पिता। तातूस के कितने बच्चे थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका 3। उनके 3 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 सदस्य रहते थे। अगला प्रश्न है कि तातूस के परम मित्र कौन थे? तातूस के परम मित्र थे जेठू, जिसको बेबी हालदार जो थी जेठू कहती थी, क्योंकि वो तातूस से 1 साल बड़े थे। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि आलो अंधारी पाठ की लेखिका कौन है? वो है बेबी हालदार। आलो अंधारी किसकी आत्मकथा है? तो लेखिका बेबी हालदार की ही आत्मकथा है और बहुत ही मार्मिक आत्मकथा है। बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आलो अंधारी के हिंदी अनुवादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह है प्रबोध कुमार। आलो अंधारी का अर्थ क्या होता है? वह होता है अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार की शादी किस उम्र में हुई थी? तो वह 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। वह कितनी कक्षा तक पढ़ी थी? 7वीं कक्षा तक। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। ध्यान दीजिएगा।
बेबी हालदार अपने पति के साथ कहाँ रहती थी? तो वो दुर्गापुर में रहती थी। दुर्गापुर छोड़कर बेबी हालदार किस शहर में आकर रहने लगी थी? फरीदाबाद। घर टूटने पर बेबी हालदार की मदद किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा भोला दा। अगला प्रश्न है कि भोला दा किस धर्म से संबंधित थे? तो वह मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। बेबी हालदार को तातूस के घर काम दिलवाने में किसने मदद की थी? सही उत्तर है सुनील ने। बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली महिला को कितना वेतन मिलता था? सही उत्तर है 800 रुपए। अगला प्रश्न है कि तातूस को लेखिका के बच्चे क्या कहकर बुलाते थे? तो तातूस ही कहकर बुलाते थे। तातूस का क्या अर्थ है? पिता समान व्यक्ति। तातूस कौन थे? बेबी हालदार के नए मालिक थे जिनके वहां वह घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। तातूस के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तातूस के छोटे लड़के का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसका नाम अर्जुन था। अगला प्रश्न है कि जेठू कौन थे? तो वह थे तातूस के मित्र। जेठू का क्या अर्थ होता है? पिता का बड़ा भाई यानी ताऊजी। बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? वो पड़ोस के लोग थे। बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सुनीति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है कि बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी से। अगला प्रश्न है कि बेबी हालदार अपना ज्यादा लेखन किस समय करती थी? सही उत्तर हो जाएगा रात में करती थी। और पत्रिका में बेबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपी थी? सही उत्तर हो जाएगा आलो अंधारी। सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? तो वो कहती थी कि उन्हें बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। अगला प्रश्न है कि तातूस लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, आज के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इससे आपकी तैयारी में मदद कितनी मिली ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।